रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा गमल, आप देख रहे हैं चीख कुट्टा कराची। एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। ये 15 से 30 तारीख के दरमियान में आप देखिएगा कि जो पेट्रोल की कीमत में, जो कि पहले ही एक ऐसा मुअम्मा बन चुका है कि पेट्रोल की कीमत में जो पिछली दफ़ा इजाफा हुआ उस पर हमने प्रोग्राम भी किया। प्रोग्राम तो खैर हमने कौन सा ऐसा है जो ना किया हो इसी वाले से, लेकिन इस पर आपने देखा होगा कि इसके बाद लोगों की तर्ज ज़िंदगी कराची में तो खास तौर पे बदल गए थे। लोगों के ऑफिस के मामलात भी यकसर तौर पे बदल गए थे। लोगों के काम करने के औकाते कार से लेकर तमाम मामलात बदल गए थे, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत को जरा तरस नहीं आ रहा, IMF को जरा तरस नहीं आ रहा। और इस वक्त जो एक और इजाफा जो पेट्रोल की कीमत में होने जा रहा है, अब तो मुझे वाकई में लग रहा है कि बहुत से लोग इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से अपने रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। यकीन मानिए कि आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल आने वाले हैं। कोई अच्छी खबर नहीं है मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए। हर जगह पे एहतजाज चल रहा है, अवामी एहतजाज, सियासी एहतजाज, और एक आवाज को अगर मिलाया जाए कराची की तो यकीन मानिए कि अब सिर्फ एक आह निकलती है तमाम आवाजों की। अब एक ही आह है, वो ये है कि हमारे खुदा के लिए हुक्मरानों हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो, हमारी अब बस हो चुकी। तो बहुत अरसा पहले ही बस हो चुकी थी, अब आप मरे हुए का सौदुर्रे मार रहे हैं बाखुदा। यहाँ पे आपको इस वक्त पीछे दिखाई दे रहा है एहतजाज जमात इस्लामी की जानिब से हो रहा है। जमात इस्लामी खैर हर वक्त ये एहतजाज करती रहती है और हर दफ़ा एहतजाज करती रहती है, हर मामले पे एहतजाज करती है, लेकिन एहतजाज का कोई रंग आता है या नहीं आता है ये इस वक्त क्वेश्चन नहीं है, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि आपके एहतजाज, अवामी एहतजाज की जो आवाज़ है वो सुन रहा है आपका हुक्मरान या नहीं सुन रहा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक का जो रिजल्ट है, जो अभी तक की हमारी जो भी ये तजर्बात गुजर चुके हैं, तजर्बात से हम लोग गुजर चुके हैं, इससे देखकर लग रहा है कि आवाम की आवाज़ चीख हुक्मरानों के एक कान में जा रही है तो वो दूसरे कान से निकाल रहे हैं। तो ये आवाम जाए कहाँ पर? आज के प्रोग्राम में हम आपको सिर्फ ये धरना नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हम ये धरना तो एक हमारा सेगमेंट है, ये तो एक जो आपकी आवाज़, एक चीख है, एक आ है, वो तो हम आपको दिखा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको खुसूसी तौर पर ये दिखाऊंगी कि कौन कौन से आपके ऐसे शोबे हैं जहाँ पर अब बेरोजगारी या फिर कम से कम उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो मुलाजमीन को निकालने का सिलसिला इस पेट्रोल की कीमत के बढ़ने के बाद जारी हो जाएगा, यानी कि शुरू हो जाएगा। जो ऑलरेडी जारी है जिस जगह पर, वहाँ पर मजीद मुलाजमीन को निकाला जाने का इंकशाफ किया जा रहा है कि भाई वहाँ पर, बल्कि एहतमाल जाहिर किया जा रहा है। तमाम बातों का लुबे लुबाब यह है कि आज के प्रोग्राम में आप सिर्फ धरना नहीं देखेंगे, बल्कि आपको मैं दिखाऊंगी मुख्तलिफ ऑफिसेस, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों की वो राय कि जो कि पेट्रोल की कीमत के इस इजाफे के बाद जो सूरत हाल बनने के लिए जारी है, कितनी बेरोजगारी होगी, कितनी मुश्किलात होंगी, लोग किस तरीके से सड़कों पे आने वाले हैं, ये प्रोग्राम में आज आप जानेंगे। चीख उठा कराची, ये समझ लें कि ये एक और ऐसा प्रोग्राम है, लेकिन आज थोड़ी सी आवाज़ होगी बुलंद। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा, मेरे पास से आप गुजर रहे थे जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम का इंट्रो रिकॉर्ड करवा रही थी, और आप चीख के कह रहे थे और बददुआएं दे रहे थे आप हुक्मरानों को। हम तो इनको बददुआएं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने खाने पीने के लिए, समझे। ये ऐसे जालिम बैठे हैं, ऐसे जालिम है कि इनको खुदा की मार पड़ेगी, इसको खुदा की मार पड़ेगी। आप यकीन करो, मेरे को शुगर है, मैं आज का मरीज हूँ, मैं रिक्शा चला रहा हूँ। आपके आंसू शायद हुक्मरान पे असर नहीं कर रहे, लेकिन आपके बाखुदा आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। जिन लोगों ने हमारे तीनों फाल कर दिए, जब देखो कभी गैस का बिल, कभी बिजली का बिल, समझे, इतनी महंगाई की है, हम तंग आ गए। आप देखो मेरा, बस खुदा इनको गरक कर दे, बस इस मुल्क को गरक करे, हुक्मरानों को गरक कर दे। बस मैं इतना सताया हुआ हूँ, कभी आपको कुछ नहीं। चाचा हम सब सताए हुए हैं, बाखुदा हम सब सताए हुए हैं। मैं अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर जान के कहती हूँ कि ये सिर्फ आंसू आपके नहीं है, ये पूरी कौम के आंसू हैं। ये मैं रोजाना तकरीबन ना सही लेकिन कम से कम हफ्ते में 3 दिन में जरूर ये आंसू दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो हुक्मरान जो बैठे हुए हैं ना, यकीन माने कि उन पर असर नहीं हो रहा। तमाश है कि हमें या तो गरीबों को खड़ा करके गोलियां मार दे, जान से मार दे गरीबों। गरीब
बिल्कुल मर चुका है। इनका एक नारा होता है, गरीब कोई नहीं रहेगा, गरीब कोई भी नहीं रहेगा, गरीब को सबको मार देंगे, महंगाई के बोझ तले मार देंगे बस। बाकी मेरा यही है, मैं हाथ जोड़ कर इत्तेफाक करता हूँ कि महंगाई पे कंट्रोल कर लो, महंगाई पे कंट्रोल करो, गरीबों पे रहम खाओ, गरीबों पे रहम खाओ। सर ये जो बंदा गया है ना, जो रिक्शे में वो बंदा रो के गया है, जो बददुआएं देके गया है, उसको आप नहीं समझा सकते, ना मैं समझा सकती हूँ, ना आप समझा सकते हैं। आप एक नुचड़े हुए एक कपड़े के अंदर से कितना का उसके अंदर से खून निकालेंगे आप? एक हद होती है किसी का खून निचोड़ने की, निचोड़ चुके आप खून। अब क्या चाहिए आपको? और इस अवाम के साथ क्या करें? अब अपना कीमा बना के आपके हाथ में रख दें क्या? आपके मसले मसाइल चलते रहेंगे, लेकिन इस वक्त ये जो सूरत हाल है ना, आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप अपने एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। आइए ना जरा ये सड़क के ऊपर आइए, रास्ते में आइए, इनके घरों के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि क्या होती है एक मायूसी, किस तरीके से आवाम बेजार आई हुई है, आपको तब पता चलेगा। तो जनाब ये धरना भी खत्म हुआ है, तो हमने कहा जरा इन लोगों से बात कर लूं। सबसे पहले तो उस शख्स की तरफ मेरी नजर उठी जो यहाँ पर रौनक हुए बने बैठे थे इस धरने की, क्योंकि बड़े जो थे वो एक जज्बाती किस्म की इन्होंने स्पीच भी की इसी हवाले से। और मेरे प्रोग्राम में अक्सर व बेशतर जब भी इस किस्म का कोई प्रोग्राम होता है, अतीक मीर साहब मेरे साथ मौजूद होते हैं। अतीक मीर साहब, आज आप धरने में आए, आज आप इनके साथ एहतजाज में शामिल हुए, आप ताजर रहनुमा की हैसियत से यहाँ पर आई हैं। आपसे तकरीबन 1.5 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त इजाफा हुआ था नया पेट्रोल की कीमत में, उसके बाद फिर एक और बड़ा इजाफा हुआ था, और उसके बाद अब एक और इजाफा होने के लिए जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि सख्त बाकी है या बर्दाश्त हुई खत्म, और अब सड़कें सजेंगी अवामी एहतजाज से? देखें, हकीकत तो ये है कि इस वक्त पूरे मुल्क में हमने देखा कि 90% ज़्यादा लोगों की सकत तो ख़त्म हो गई, और यही सबब है कि जहां एहतजाज के लिए आवाज़ दी लोग बाहर आए, जहां आवाज़ नहीं भी दी लोग वहाँ भी बाहर आए। कहीं खंबे उखाड़ दिए गए, कहीं आपने देखा कि दफ्तर तोड़ दिए गए बिजली के इदारों के। तो ये अज खुद उठने वाला वो इनकलाब है जो इस बदतरीन और अजियतनाक ये बिजली के बिलों की जो महंगाई है, जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, जो अशियाए खूर्दो नोश की नतीजे में लोगों के सर आई है। अब लोगों के किचन में जब भूख की फसल उगने लगी है तो लोग बाहर आए हैं। अतीक मीर साहब, आपको नजर आ रहा है कि ये जो इस वक्त कीमतों पे कीमतें बढ़ाकर आंसू बाकायदा तौर पे वो बता करके हम आंसुओं के साथ इसको साइन करते हैं कीमतें बढ़ाने के लिए, हमें पता है आवाम की क्या हालत है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इस तरह करके वो साइन कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या आवाम इस वक्त एहतजाज का जो मामला चल रहे हैं, आवाम की जो इस वक्त हालत है, आपको लग रहा है कि आवाम जो है वो अब इस दहाने पे आ गई है, डू एंड डाई वाला मामला शुरू हो चुका है क्या? वो अब एक लाइन है वो आ चुकी है जहां पर या मरो या मारो वाला हिसाब आने वाला है? देखिए, अवाम के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमेशा हमने एक गरीब आदमी, मतवसत तबके के लोगों की जो नब्ज़ है उसको समझा है, और बर वक्त जिस तरह भी आपने प्रोग्रामों की बात की, आपके भी हर प्रोग्राम में मैंने ये बात की कि इस वक्त टेम्परेचर क्या है, आज सूरत हाल हर आदमी मरने और मारने को तैयार है। बिल्कुल है। अभी आज तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, लेकिन ये हाथ जो आज खुद को मारने के लिए जो ये बढ़ रहे हैं, वो कल जब दूसरों के गिरेबान तक जाएंगे, दूसरों की जानें लेने के लिए, तो ये खूनी इनकलाब की एक शक्ल है। आप यकीन कीजिए, ये मफरूज़ा नहीं है, ये तल्ख हकीकत है कि हम इसी नहीज पर हैं, हम इसी लकीर को पार करने वाले हैं। इस नविश्ते दीवार को अगर हुक्मरान या मुल्क की सलामती के इदारे नहीं पढ़ पा रहे, तो मैं मतवज्जो करता हूँ, मैं इस तरफ उनकी निशानदही करना चाहता हूँ। इसे समझिए, यह मुल्क रहेगा तो आपकी हुकूमत रहेगी, आपकी फ़ौज रहेगी, आपके इदारे रहेंगे। अगर ये अवाम ना रही और इस अवाम ने एक मरतबा हथियार उठा लिए और फिर ये इदारों में घुसना शुरू हो गई, आज हम नेपरा के दफ्तर के सामने बैठे हैं, कल हम अंदर जाकर भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं। ये हमें अपनी इन लोगों के अंदर की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ इसको रोकना अब लाजिम है। हम उस सतह पर 75 साल के बाद पहुँचे हैं जहाँ अब इसे रोका जाए, ये खुद नहीं रुकेगा।
मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी सर, जिस तरीके से अतीक मीर साहब ने कहा है, मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल करना चाहूँगी कि इस वक्त आ गया है पूरी कौम के ऊपर और मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, इस वक्त सियासत बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, जमहूरियत बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, या अवाम बचाना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि तीनों ही जो है ना, वो सियासत और जमहूरियत, वो तो किसी तरीके से डंग टपाऊ वाले मामलात के साथ चलो चल ही रही है। अवाम जो है ना, वो उसकी जो है ना, वो बिल्कुल उसकी, जैसे कहते हैं ना कि सेल ख़त्म हो जाना, किसी बैटरी जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना, वो हो गया। आप अगर तीनों को बचाने की अगर बात आए तो किसको बचाना चाहिए आपके ख्याल में? अवाम को, जमहूरियत को, या फिर सियासत को? देखें, पहली बात तो ये कि जान बचेगी तो चीज़ें बचेंगी। इस वक्त जान बचाने की लड़ाई है। आप ये देखें कि इंतहा ये है कि परसों लियाकताबाद के अंदर एक वाक़या हुआ है, एक 9 मॉडल बच्ची को 6ठी मंजिल से माँ ने बेच दिया। माँ का लखते जिगर होता है औलाद, वो अगर इस गुर्बत में इस हाथ पे आ गई कि उसको दूध नहीं पिला सकती तो उसने उसको नीचे फेंक दिया, वो मर गई बच्ची। इसी तरह जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो अपने 4 बच्चों को जहर पिला के फिर खुदकुशी कर रहे हैं। तो जो चीज़ें साइन आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ये जहन ना हो कि अगर मैं मर रहा हूँ और इन हुक्मरानों की वजह से मर रहा हूँ, अशराफिया की वजह से मर रहा हूँ, तो मैं इनको 4 को मार के मरूँ। हम उस तरफ जा रहे हैं। और आज हमारा जो एहतजाज था वो एक शामियाने के अंदर महदूद था, हमने कानून के अंदर ये किया है। लेकिन अगर ये जुल्म बढ़ता रहा, अगर ये बिलों का मामला ऐसी रहा, पेट्रोल का मामला ऐसी रहा, अमन व अमान का मसला ऐसी रहा, कल हमारे एक साथी को कत्ल कर दिया गया, परसों कोरंगी के अंदर बाप बेटे, गुलिस्तान जौहर में सर, गुलिस्तान जौहर में कत्ल किया, ब्लॉक 16 के करीब, जी हाँ, और बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया। वो प्रिंस स्टेशनरी के मालिक को कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। मोबाइल छीन रहे हैं, औरतों से जेवरात छीन रहे हैं, तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और इन तीनों का वादा वज़ीर आज़म ने किया था। हम वज़ीर आज़म से पूछते हैं कि ये चीज़ें कब पूरी होंगी? ये बिजली का बिल जो है ये सुहाने रूह है, हम वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। आज नेपरा समात कर रही है कि 10 रुपये, 10.5 रुपये और बढ़ा दो। 15 रुपए के करीब कहा जा रहा है, 10 से 15 के करीब कहा जा रहा है एस्टिमेट से ज़्यादा होगा। ये जो 10 रुपये तो रेट में बढ़ाएंगे, उस पर जो टैक्स लगेंगे 13 किस्म के, तो वो 15 से 18 रुपये बढ़ जाएगा। तो इसी के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। और ये अगर नहीं रुका तो ये मुल्क जो है इंतशार की तरफ जाएगा, इनकलाब की तरफ जाएगा। आप जब ये धरना दे रहे थे ना, तब एक रिक्शा वाला मेरे पास से गुजर के गया, बुजुर्ग आदमी था, कम से कम कोई 75 या 80 साल उसकी उम्र होगी, तकरीबन 75 साल तो लाजमी होगी। धाड़े मार मार के रोता हुआ गया है वो मेरे सामने। अभी मैं उसी से बात कर रही थी, झोलियां फैला फैला के वो बददुआएं दे रहा था उन तमाम लोगों को कि जिनकी वजह से ये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है। तो जाहिर है रोता बंदा कब है कि जिस वक्त उसको इतनी तकलीफ होती है। आपको लग रहा है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है या वाकई में ऐसे हालात हो गए? देखिए, आपने एक बंदे को देखा ना, हमने हजारों बंदों को देखा है। हम अपनी अपनी मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हमारी मार्केटों के अंदर क्या चल रहा है मैं आपको इतनी हालत बता सकता हूँ कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है। जिसके पास 10 लोग काम करते थे उसके पास 2 लोग काम कर रहे हैं, क्या करेंगे वो? आप ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके हाथ यूं थे, उनके हाथ आज यूं है। देखिए, हम अपना पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जो जमहूरी हमारा हक है, लेकिन हमें उस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम वो हमारा जमहूरी हक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज हमें वहाँ पे लाके बैठा दिया। आपने कभी देखा है ताजर अपने काम धंधे में मसरूफ होते थे रोड पे आके बैठ जाए? मैंने पहली दफा ऐसा देखा है। कभी ताजर रोड पे आके नहीं बैठा। वो तो मुल्क की रील की हड्डी है। मुल्क की मईशत के अंदर ताजरों को रिस्पेक्ट दी जाती है। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें, ताजरों को रिस्पेक्ट दी जाती है। कहाँ है हमारी वो रिस्पेक्ट? कराची के अंदर हमें पूछा नहीं जाता है। पीएम साहब ने, हमने एक पहला एहतजाज किया बॉर्डर मार्केट पे, पीएम साहब ने हमें बुला लिया, खुद बुलाया, खुद वादा किया और वादा भी नहीं निभाया। कहा कि एफबीआर के चेयरमैन, आपसे एफबीआर के चेयरमैन ने आए नहीं, वो मेंबर एफबीआर को भेज दिया। मेंबर एफबीआर आकर हमसे कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम 2 से 3 दिन के अंदर आपके रिलीफ का ऐलान करते हैं कि जिनकी 400 यूनिट आते हैं उनको हम रिलीफ दे देंगे। कहाँ है वो वादा? हमें मामू बना के चले गए। आप आते हैं जाते हैं, आप हमसे वादे करते हैं झूठे। कहाँ गया आपका वादा? कहाँ? हम किस किस को जवाब देंगे? हम एक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर सी बात है हमें भी लोग वोट देते हैं, हम अपनी मार्केटों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे साथ मौजूद है मीर साहब, अतीक मीर साहब, ये अपनी मार्केट कराची को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोगों इनसे भी आगे पूछते हैं, हम इनसे पूछते हैं, ये आगे से पूछते हैं, किसको जाके पूछें? कहाँ अपना सर मारे? आप ये कहें कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो 10-10 महीने का दुकानों का किराया नहीं दे रहे, मेरे पास आते हैं, कहते हैं शरीफ भाई हमने दुकानों का किराया नहीं दिया, हम क्या करें? मैं भी इंट्रो में भी ये बात कह रही थी और हम आज इसी हवाले से प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ने के लिए जा रही है मजीद ये मरे हुए को 100 दुर्रे मरने वाली बात है। अब इसके बाद कहाँ पे, ये तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, इसके अफेक्ट जो है वो मुख्तलिफ ऑफिस में
जॉब करने वाले लोगों की जिंदगी में कैसे पड़ रहे हैं कि वहां पर पिक एंड ड्रॉप जहां पर दी जा रही है, अब उनके लिए मुमकिन है किसी को पिक एंड ड्रॉप देना या नहीं देना है, तमाम उसमें अगर मैं आपसे ताजिर होने की हैसियत से मैं अगर आपसे मालूम करूं, ये पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो आपके कारोबार पे तो जो असर पड़ता है वो पड़ता है, लेकिन अमूमन हालात में क्या असर पड़ता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस पेट्रोल की कीमत के जो अब बढ़ने के लिए जा रही है, आपने सोच के रखा हुआ कि अगर अब कीमत बढ़ी तो इतने मुलाजमीन मुझे बहालत मजबूरी फारिग करने पड़ेंगे, मुझे जो है वो जाहिर है कि एक जो आपकी तरसील के लिए आपको अपना पेट्रोल लगाना पड़ता है, उसको फिर अगर आप उसको रिड्यूस करते हैं उसकी एक खपत को, तो उससे क्या क्या मामलात आपके बिगड़ने के लिए अब आने वाले दिनों में जा रहे हैं, कुछ अंदाजा है आपको? देखिए, आपने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं, अब मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता हूँ कुछ चीज़ों के साथ। हमारा सिर्फ पेट्रोल नहीं है, आप देखिए हमें माफियाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारी जो तहरीक है वो माफियाज के खिलाफ काम कर रही है। चीनी है, आटा है, जो इनको अपना स्टॉक करते हैं। आप देखिए कहाँ है हुकूमत, कमिश्नरी निज़ाम कहाँ है? पहले आप देखते थे कमिश्नरी निज़ाम चलता था, हर रेडी वाला दुकानदार जो फ्रूट बेचता था, फल बेचता था, 80 रुपए किलो। आप देखें आज केला 60 रुपए दर्जन है, वही केला हम रमजान में 300 रुपए डजन खा रहे थे। कौन उसका जिम्मेदार है? हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। कमिश्नर कराची कौन लगाता है? वजीर आजम साहब लगाते हैं, वजीर आला साहब लगाते हैं। हम किससे जाके पूछे? कोई हमें पूछता है? कोई हमें इज्जत देता है? ताजरों को कोई इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। मैडम, इस मुल्क को चलाने के लिए जितना बड़ा किरदार ताजरों का है, मैं बॉर्डर मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे ज्यादा टैक्स देने में हम इंपोर्ट की सूरत में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। जितना बड़ा हाथ बॉर्डर मार्केट का उतना बड़ा हाथ नहीं होगा किसी मार्केट का, लेकिन क्या इज्जत दी जाती है? मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो कराची रेवेन्यू देता है जनरेट करके, कोई और जो है हमारा वो देता है शेयर? नहीं देता। हमारे मुल्क के अंदर कराची, देखिए ये तहरीक जो उठी थी वो कराची से उठी थी, कराची ने इसका बड़ा जो है ना वो एक रोल मॉडल अदा किया था। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आर्मी चीफ साहब का, मैं नो डाउट आर्मी चीफ साहब ने अच्छे काम किए, लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखें बिजली की तरफ भी आए। आप ये देखें कि वजीर आजम साहब ने हमसे वादा किया था, वो वादा क्यों नहीं निभाया गया? मैं आर्मी चीफ साहब के आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ कि हमारा वादा निभाएं, हमें जो है आप भी बुलाएं, हमसे बात करें। देखिए असल कहानी ये होती है, मेन स्टेक होल्डर से बात नहीं की जाती, अपनी मर्जी के सेलेक्टेड लोग बुलाते हैं, उनके साथ बात की जाती है। हमारे ये शुरू से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि सेलेक्टेड लोगों को ना बुलाया जाए, स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए। जब भी आप देखते होंगे मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर मीडिया में आता है, कवरेज देता है, हम तमाम मीडिया वालों को शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स जो है ना आपको चंद लोग मिलेंगे सेलेक्टेड जो उनकी फेवर की बात करते होंगे, जो उनकी फेवर की बात नहीं करते उनको वो बुलाते नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त निगरा सेटअप चल रहा है और इससे पहले जो था वो जाहिर है कि एक तकरीबन 1.5 साल से एक गवर्नमेंट जो है वो आई हुई थी, शहबाज शरीफ साहब जो थे वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। अगर मैं आपको पूरा 1.5 साल का अगर मैं ये हिसाब लगाऊं, पिछली वाली हुकूमत को छोड़ें, सिर्फ ये 1.5 साल का हिसाब लगाऊं और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 1.5 साल ज़्यादा भारी रहे अवाम पर, या ये अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आज़म है इस वक्त, इनके दौरे हुकूमत में जितने तकरीबन मेरे ख्याल के शायद 1 से 1.5 महीना हुआ होगा, हार्डली हो गया, तो 1 से 1.5 महीना, ये 1.5 महीना वर्सेस 1.5 साल, ठीक है, क्या कहेंगे आप? कौन सा ज़्यादा भारी रहा है टेन्योर? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। 1 किलो दूध था 110 रुपये, आज 1 किलो दूध है 230 रुपये। तेल हमारा था 300 रुपये किलो, आज तेल हमारा है 550 रुपये किलो। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें सब्जी देखें, फ्रूट देखें, रोज़मर्रा की अशिया देखें। यहाँ से हम जाते थे टावर तो उसका बस का किराया होता था 20 रुपये, आज बस का किराया है 50 रुपये। ये मैंने आपको सेलेक्टेड चीज़ें इसलिए बताई हैं कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें, ठीक है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कितनी चीज़ें क्या फ़र्क आई होंगी। ये हमारा जो फ़र्क आया बेसिकली पीडीएम की हुकूमत ने जो आके यहाँ पर गठजोड़ करके, जो हमारा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बेसिकली हम उसको प्रमोट करते हैं जो यहाँ पे हमारे साथ अच्छा करता है। हमारी पास खुशहाली थी। आप डॉलर देखें, जब पीडीएम आई थी 180 रुपये का डॉलर था, आज डॉलर 360 रुपये का है। कहाँ है वो लोग? कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों पूछने वाला नहीं है भाई? अब ये धरने चलते रहेंगे, ये एहतजाज भी चलते रहेंगे, कुछ पता नहीं है कि आने वाले दिनों में, अभी तो आने वाले हैं अगले महीने के जो के इलेक्ट्रिक के अभी बिल आएंगे, अभी तो तैयार रहिएगा उसके लिए भी कराची वालों अभी तैयार है ना, अभी फिर आपको सड़कों पे आने की आपको नौबत पेश आने वाली है। तो कहाँ कहाँ हम लोग जाएं, कहाँ? लेकिन ऐसे आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ने से फर्क पड़ता है बेटा? भाजी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हम गरीब बंदे कहाँ जाएं? फूलों का मैं काम करता हूँ, गजरे बेचता हूँ, बनाकर अपने रोज़ी करता हूँ। छोटे छोटे बहन भाई हैं, मकान के किराए कितने आ रहे हैं, 3-4 महीने का किराया देने कहाँ से दें? बहुत परेशान हाल में, बहुत मुल्क हालात बहुत ख़राब है, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। फिर सिर्फ सोचिए कि फिर पाकिस्तान के उसके कौन से ऐसे गुनाह हो गए पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान की इतनी फूटी हुई किस्मत क्यों हो गई है, पाकिस्तान नीचे से नीचे क्यों जाता जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम खुदकुशियों पर क्यों मजबूर है? अल्लाह का वास्ता हुक्मरानों कुछ तो सोच लो, थोड़ा सा सोच लें आप।
आपकी सियासत चलती रहेगी। आपके खुदा न खास्ता, मैं ये नहीं कह रही हूँ पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रहे, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो पाकिस्तान का वजूद सलामत रहे, लेकिन आप खुद अपने हाथों से पाकिस्तान की सलामती को दांव पे लगा रहे हैं, यही बात याद रखिएगा। अवाम से पाकिस्तान है, अवाम अगर डिस्टर्ब है, अवाम अगर सड़कों पर है, अवाम अगर इनकलाब की तरफ जा रहे हैं एहतजाज की सूरत में, ये याद रखिएगा सियासतें ना आपकी सियासत हो सकेगी, ना जमहूरियत चल सकेगी, ना मुल्क का निज़ाम चल सकेगा, और आखिर में फिर यह होगा खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कि पाकिस्तान की सलामती पर भी बात आ सकती है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पहला प्रोग्राम का हिस्सा आपने मुलाहिजा किया और उस पर जो लोगों का कहना था वो भी आपने सुन लिया। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए अब ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा मुरतब कर रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपके जो मोटरसाइकिल और कार का खर्चा बढ़ जाएगा, पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा, बस यहाँ तक आके बात खत्म हो जाती है अगर आप पेट्रोल की कीमत में धड़ाधड़ बैक टू बैक इजाफा करते जाएं। आपको पता भी नहीं है, शायद अंदाजा भी आपको ना हो सही तरीके से कि कितने बुरे तरीके से बड़े पैमाने पर इसके असरात पूरे इस मुल्क में और ख़ास तौर पे आम आवाम तक ये पहुंचते हैं। आम आवाम वो तो मैंने आपको दिखा दी पहले हिस्से में। अब आपको मालूम है कि ये जो हमारे बच्चे बच्चियां स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का तरीक़ाकार ये होता है कि उनका जो सोर्स होता है उनको वहाँ तक ले जाने और यानी कि पिक एंड ड्रॉप का, वो फिर पिक एंड ड्रॉप सर्विस लेते हैं, या तो उस इदारे की जानिब से ही, उस एकेडमी की जानिब से, उस कॉलेज की जानिब से ही मिल जाता है जिसके आपको पे करना पड़ता है फीस के अंदर ही, या फिर आप अलग से उसको पिक एंड ड्रॉप लगवा रहे हैं। दोनों सूरतों में जब पेट्रोल की कीमत इस तरीके से होशरुबा तरीके से बढ़ती है तो उसका असर बच्चों के फीस स्ट्रक्चर पे भी आता है। दूसरा, उसका जो पिक एंड ड्रॉप का जो खर्चा होता है वो फिर उसी हिसाब से फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरीके से माँ बाप के लिए अफोर्ड करना मुश्किल, तो ये बेचारे जो पिक एंड ड्रॉप चला रहे हैं एकेडमीज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी तो बाद में आती है, खैर ये कॉलेज और स्कूल की हद तक अगर हम देख लें या एकेडमी की हद तक देख लें, तो ये जो बेचारे चला रहे हैं इनका अपना दुख कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज हम इनकी बात सुनने के लिए आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर हर महीने तकरीबन ये 2 महीने से तो खास तौर पे ऐसा हो रहा है कि हर महीने कम से कम 2 से 3 मरतबा तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं, और कोई चंद पैसे नहीं बढ़ेंगे, 1-2 रुपए नहीं बढ़ेंगे, धड़ाधड़ 20 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए, इस तरीके से एक मरतबा फिर से बढ़ने के लिए जा रहे हैं। अंदेशा दिया जा रहा है कि 15 से 16 रुपए बढ़ाए जाएंगे। पहली तारीख पे 20 रुपए बढ़ाए गए थे, आज रात फिर 15 से 16 रुपए अगर बढ़ेंगे। इसमें ट्रांसपोर्ट जितनी मुतासर है, लाजमी बात है ट्रांसपोर्ट का दारोमदारी पेट्रोल फ्यूल है, उसकी वजह से महंगाई हम पूरा नहीं कर पाते, हम फीसिस बढ़ाते हैं, उससे पेरेंट्स परेशान होते हैं। मतलब एक चेन वाइज जो है ना, आदमी एक दूसरे से मुंसलिक है और हर आदमी परेशान होता जा रहा है। अब पेट्रोल हर 15 दिन में अगर इसी तरह बढ़ता रहेगा, ये पिछले साल 150 रुपये पे था अप्रैल मई में, उसके बाद से शूट करता हुआ आज ये 312 रुपये पे डीजल आ गया इस वक्त। आप मुझे बताएं अगर रात को 16 रुपये बढ़ता है ये मजीद, तो ये कहाँ पहुँचेगा और हम किस तरह से गाड़ियाँ चलाएंगे, किस तरह से पूरा करेंगे। अभी अप्रैल में हमने फीसेस बढ़ाई 500 के हिसाब से, वही उसी में पेरेंट्स परेशान हो गए। अब अगर हम मजीद बढ़ाते हैं, हमें पता है बच्चे वैन छोड़ना शुरू कर देंगे, वो भी हमारा नुकसान है, पूरा हम वैसे नहीं कर पा रहे। पेरेंट्स भी कहाँ तक, किस हद तक ऊपर जाएगा, 4000 कर देगा, 5000, उससे ज़्यादा नहीं दे पा रहे पेरेंट्स भी। उसकी वजह से ये है कि हमें फिर सर्वाइव करना है उसी कंडीशन में बगैर फीस बढ़ाए। ठीक है, वहाँ वो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके लिए भी फिजिबल नहीं है। हम नहीं कर सकते ना, हम फिर माइनस में, जाहिर है हमारे भी अखराजात हैं। गाड़ियाँ इस वक्त गाड़ियाँ मेंटेन करना, सिर्फ फ्यूल के साथ साथ हर चीज़ मुतासिर है ना, बैटरी, टायर, मेंटेनेंस का हर चीज़, हर पार्ट महंगा है, तो किस तरह से मेंटेन करेगा गाड़ी को बंदा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद दिला दूं मैं कि जब खुदा ना खास्ता अल्लाह ने बचा लिया, बहरहाल बचा तो अल्लाह ताला ने लिया, लेकिन उस वक्त कहा जा रहा था जब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा जाहिर किया जा रहा था आज से कुछ महीने पहले, तो ये कहा जा रहा था कि इसके असरात अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो ये बताया गया था कि भाई आपका जो आटा है वो तकरीबन पहुंच जाएगा, तकरीबन 5 किलो का आटा तकरीबन पहुंच जाएगा 2000 तक, और फिर उसके बाद जो है पेट्रोल की जो उन्होंने बताई थी, उन्होंने कहा था कि तकरीबन आपका पेट्रोल जो है ना वो आपको 500 रुपये लीटर आपको लेना पड़ेगा।
तो मुझे आप ये बताइए कि अगर हम डिफॉल्ट होने से बच गए तो तकरीबन हम 400 की तरफ तो जा ही रहे ना आहिस्ता आहिस्ता। अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे 15-15, 20-20 रुपए करके तो 300 कुछ तो अब चल रहा है, फिर उसके बाद 500 होने में तो मतलब क्या हम ये मान लें कि हम एक्चुअली डिफॉल्ट कर चुके हैं या क्या बचाया है? तो फिर क्या चीज़ बचाई है इसाक डार साहब ने, जो साबिक वजीर खजाना थे, उन्होंने क्या चीज़ बचाई है? मुझे समझ में नहीं आ रही। और अब जो निगरान हुकूमत बैठी हुई है वो क्या इस चीज़ का जवाब देने के लिए, क्योंकि आपसे अमानुल्लाह काकर साहब से जब भी कोई बात की जाती है, अनवारुल्लाह काकर साहब से जो भी बात की जाती है निगरान वजीर आज़म से, तो वो ये कहते हैं कि भाई इसका जवाब जो है ना वो मेरे पास नहीं, फला के पास है, फला के पास है। सर इस चीज़ का तो जवाब दे दें कि क्या हम वाकई में डिफॉल्ट होने से बच गए हैं? क्योंकि डिफॉल्ट होने की जो बताई जा रही थी निशानियाँ, जाहिर निशानियाँ, वो तो कुछ कुछ ऐसी ही निकल रही थी जो अभी इस वक्त चल रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर कि देखिए कि एक बच्चा जो है वो अमूमन घरों में कम से कम 2-2 बच्चों की लगवाई होती हैं। एक बच्चा बड़ा कम आपको नजर आएगा कि एक फैमिली के अंदर एक ही बच्चे की पिक एंड ड्रॉप, वो अमूमन कोशिश कर रहे होते हैं कि 2-2 बच्चे जो है ना वो पिक एंड ड्रॉप में उनको निपटा दिया जाए। अब अगर 2-2 बच्चे आ रहे हैं, 2-2 बच्चों के अलग अलग है, मेरे ख्याल में कि इस तरीके से तो अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो माँ बाप ज़्यादा प्रेफर ये नहीं करेंगे कि बच्चे को या तो फिर प्राइवेट ही एग्जाम दिलवा लो, यहाँ से हटा दो, इस तरीके से तो ये भी खदशा जाहिर किया जा सकता है। ऐसा हुआ है मैम, मैं भी वैन चलाता हूँ यहाँ पर। अब दूसरा ये है कि ऐसे मेरे साथ पेरेंट्स हुए हैं, उन्होंने बच्चों को वाइंड अप करा दी है, पढ़ाई उनकी वाइंड अप करा दी है। उन्होंने साफ क्लियर बोला, मैंने उनसे इशू पूछा, उन्होंने बोला हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब पेट्रोल मज़ीद बढ़ता जा रहा है, मैंने उन्हें सिर्फ इतना बोला था कि सर पेट्रोल बढ़ रहा है, हमें फ़ीस बढ़ाना पड़ेगी। उन्होंने बच्चों को रोक दिया और बोल दिया कि हम फ़ीस नहीं बढ़ा सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो बोल रहे हैं मैंने अब वाइंड अप कर रहे हैं, हम ये है कि प्राइवेटली हम कर लेंगे। ऐसा हुआ है मेरे साथ। ऐसा हुआ है ना? ऐसा हुआ है। ये इस चीज़ की गवाही मैं इस वजह से दूंगी कि मेरे करीब के कुछ लोग ऐसे हैं ऑफिस में, और जहाँ पे मेरा पहला ऑफिस था वहाँ से भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हमने यही किया है। तो क्या कहेंगे आपका इस वक्त पिक एंड ड्रॉप जो सर्विस है मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ अकेडमीज़ में, सुना है कि पेट्रोल का जो काला साया है बढ़ने का, वो वहाँ पर भी उसने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए और बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया और आप लोगों का काम ये जो पिक एंड ड्रॉप का है वो खतरे में पड़ गया। मुश्किलात तो बहुत आ रही हैं, अब हमारे समझ में नहीं आ रहा काम क्या करें, ट्रांसपोर्ट का करें या कुछ और करें, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है और हर चीज़ के लिए पेट्रोल बहुत ज़रूरी है। अब यही है कि बच्चे दिन बर दिन कम हुए जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। बच्चे बढ़ने चाहिए। अब स्कूल का सीज़न शुरू हुआ है, अगस्त आया, सितंबर आया, उल्टा कम हुए जा रहा है। काम वैसा नहीं है पहले जैसा, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे सर, स्टेक पे लगती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर चीज़ें, पढ़ाई तो बच्चों की तकरीबन लगी गई है, पेट्रोल बढ़ने के साथ अब वो एक सोच है, वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ने का सिर्फ जो असर है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी महंगाई बढ़ जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेट्रोल के अपना जो मुसरफ है उसको ज़रा थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका काम है और ये जो बच्चों की तालीम है, क्या इतना संगीन हो गया है मामला पेट्रोल बढ़ने की जो कीमत धड़ाधड़ बढ़ाई जा रही है बैक टू बैक, कि अब बच्चों का मुस्तकबिल और आपका काम दोनों लग गए दीवार के साथ? ये मसला इतना संगीन हो चुका है कि अभी हम लोग अपना घर देखने से पहले अपनी गाड़ियाँ देखनी पड़ती हैं, और सबसे पहले हम अपना गाड़ी का पूरा करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने घर के किरायात पे आते हैं। अभी गाड़ी की हर चीज़ इतनी महंगी हो गई, अगर कोई चीज़ 5,000 रुपये की थी आज वो 15,000 रुपये की, और ये हुकूमत की तरफ से हर 15 दिन के बाद एक ज़हनी टेंशन है कि अभी हर 15 दिन में आपके 20 रुपये बढ़ रहे हैं, कभी 25 रुपये बढ़ रहे हैं, कभी 30 रुपये बढ़ रहे हैं। डॉलर बढ़ता है, ये पैसे बढ़ाते हैं, अभी डॉलर 30 रुपये नीचे है। अब इनकी कोई आवाज़ नहीं है कि डॉलर कम होने से पेट्रोलियम मसनूआत कम करेंगे, उल्टा ये मजीद 25 रुपये बढ़ाने की आवाज़ है। अभी 336 का रेट आया हुआ है, ये बढ़ेगा, अभी पता नहीं है रात में कितना बढ़ाते हैं 12 बजे के बाद। अच्छा, जब ऐलान होता है, एक सतर आती है कि एक मरतबा अमूमन न्यूज़ चैनल की जो हेडलाइन होती है वो ये बनती है, या फिर उसका जो टिकर आता है वो ये बनता है कि निगरा हुकूमत का या मौजूदा हुकूमत का अवाम पर पेट्रोलियम बम से एक और हमला, इतने पैसे बढ़ा दिए गए। तो आप वाकई में ये जो सतर होती है सिर्फ के पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया अवाम के ऊपर, ये सिर्फ एक सतर होती है, या वाकई आपको जैसे ही आप सुनते हैं कि इतना पैसे का इजाफा हो गया वो बम की तरह ही आपको खबर लगती है? मैम ऐसा होता है कि रात को सोएं बिल्कुल नॉर्मल, जब सुबह उठें तो हमें पता नहीं है कि क्या हुआ, एकदम से ऐसे खबर मिलती है, बस दिल ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। सही है, तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। हम लोग का पता कि करते क्या है कि ये 10 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये इस तरीके से बढ़ाते हैं, और कम करने, हमारे को खुशी देने के लिए 2-2, 3-3 रुपये कम करते हैं।
तो जिस तरीके से आप बढ़ाए आप इस तरह कम भी करा करें ना, तो हमारे को 2 रुपये कम करके हमें खुशी दे देते हैं। और हम लोग इतने अब बज़िद हो चुके हैं कि अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम घर वालों का किस तरीके से पूरा करें। पहले हम अपने रोज़गार, जिससे हमें रोज़गार करना है, उसको हम देखें, वो हमसे जो मांग रहे अगर उसको हम पूरा नहीं करते हैं तो हम अभी ये वक्त आ गया है कि हम सब ख़त्म कर दें। हमारे से नहीं हो रहा। आपसे मजीद ये काम होगा। पिक एंड ड्रॉप बहुत ज़रूरी है इस वक्त शहर के लिए, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे। पेट्रोल की अगर इसी तरीके से कीमत बढ़ती रही तो क्या ये आप लोग घरों में गाड़ियां अपनी रख देंगे या बेच देंगे, क्या करेंगे? क्योंकि ये अब जिस तरह कह रहे हैं कि अब ये मुमकिन नहीं है कि इनको मजीद चलाया जा सके, ऐसे हालात हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे हालात हो सकते हैं। मामला इसी तरह नज़र आ रहा है क्योंकि हम लोग अब ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते, हम लोग बर्दन आ गए क्योंकि हमें आगे से फीसें नहीं मिलती हैं और हमें मुश्किलात करना पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से अभी यही इरादा चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट रोक दी जाए। फ़िलहाल ट्रांसपोर्ट रोक दी जाए, ये काम ख़त्म कर दिया जाए। ये जो अभी आपको गाड़ियां नज़र आ रही हैं ना, ये देख लीजिए, ये किसी वक्त भी जो है ये ग्राउंड हो सकती हैं। किसी वक्त भी ये गाड़ियां जो किसी का रोज़गार है पिक एंड ड्रॉप फराहम करने के लिए, ये इतनी ज़रूरी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि जो लोग ये फैसला करते हैं ना, जो समरी के ऊपर साइन करते हैं कि इतना बढ़ा दिया गया है, वो अपनी डबल केबन में अलग अलग उनके बच्चों की गाड़ियाँ होती हैं डबल केबन की। वहाँ पर ना फ्यूल का आपको कोई टेंशन है, आपको पता ही नहीं है कि फ्यूल अगर महंगा आप करते हैं तो जब बच्चों को स्कूल लेके जाना या ख़ास तौर पे लड़कियों को, बच्चियों को जिनको एकेडमी में, स्कूल में या फिर कॉलेज लेके जाना होता है, ये कितना ज़रूरी होता है और कितना बुरे तरीके से अफेक्ट हो सकता है। आपको नहीं पता होगा सर, जो आप समरी पे साइन करते हैं ना, आपको यकीनी तौर पे अंदाज़ा नहीं होगा। अंदाज़ा आपने अगर करना है ना तो कभी मेरी तरह आइएगा इन लोगों के पास या फिर आम आवाम के पास जाइएगा। अब बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो इसी कंडीशन के ऊपर उनके घर वाले उनको स्कूल या फिर कॉलेज में या फिर एकेडमी में दाखिला दिलवाते हैं कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस जो है ना वो लगवाई जाए। क्योंकि बसों के धक्कों से बचाने के लिए लड़कियों को जो माहौल होता है बस स्टॉप के ऊपर या बस के अंदर, जिस तरह का एक, उसके ऊपर हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं, बार बार बात करना मुनासिब नहीं लगता। उस जगह से बचाने के लिए ना, उस खिफत से बचाने के लिए, उस तकलीफ से बचाने के लिए वो कहते हैं कि ठीक है, एक शर्त के ऊपर कि भाई पिक एंड ड्रॉप सर्विस लगवानी होगी और मुनासिब अपने बजट में रहते हुए उसकी फीस होनी चाहिए। अब जब आप इतनी महंगी कर देंगे ना, पेट्रोल की कीमत पे इजाफे पे इजाफा, इजाफे पे इजाफा, इजाफे पे इजाफा, तो उसके बाद फिर ये होगा कि ये गाड़ियां तो जो ये बर्बाद होंगे ना, ये लोग, ये तो हो तकरीबन हो चुके। आप ये सोचिएगा कि अगर आपकी बच्चियां या आपके बच्चे स्कूल, कॉलेज, एकेडमी में जाने से सिर्फ इस वजह से कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद आप अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, इनकी पिक एंड ड्रॉप का सर्विस आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और उनको आप हटा लेते हैं जिस तरीके से इन भाई ने बताया, तो आपका ये सिर्फ बर्बाद नहीं होंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं आप। ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है जिसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको बहाली होगी तो कैसे होगी। हमें लेना कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करना है तो जीरो आ कहाँ पे रहा है समझ में नहीं आ रहा। इतना बुरे तरीके से उलझा दिया है मामलात को कि जीरो कहाँ से स्टार्ट लेना है ना, हमें वो तक पता नहीं चल रहा कि वो पॉइंट कौन सा है जहाँ से स्टार्ट लेना है इसको बहाली के लिए। डॉलर सस्ता करके आप क्या कर रहे हैं? डॉलर के असरात सस्ते होने के नजर क्यों नहीं आ रहे? सवाल तो मिलियन डॉलर का ये भी है। अब ये मैंने आपको दिखा दिया, आप तक आपके पास ये इतलात आ चुकी होंगी कि कितना रुपए इजाफा हो रहा होगा पेट्रोल की कीमत में। हर महीने कम से कम 2 से 3 प्रोग्राम तो हमें पेट्रोल और उसके ऊपर करने ही पड़ते हैं। मुझे सिर्फ एक बात की समझ में नहीं आ रही है, क्या ये हम लोग सिर्फ इतनी गला फाड़ फाड़ के चीख रहे होते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर और मुख्तलिफ किस्म के टॉक शोज में, अखबारात में अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है सड़कों पर आकर। सर, आपको कोई इस चीज़ का अंदाज़ा भी है या आपके कान से बात एक कान से सुन के दूसरे कान से आप गुजार देते हैं बात? कोई उसका असर भी होता है या नहीं होता? अब तो मैं कह रही हूँ कि पता नहीं आप पे शायद असर होता भी है या नहीं होता, क्योंकि अवाम जिस तरीके से असरअंदाज हुई है, काश कि मैं खुल के आपको बता सकती, लेकिन बहुत सारी मजबूरियाँ, बहुत सारे सफ़ेद पोश लोगों की सामने आ जाती हैं। वरना अगर मैं उनके घरों में आपको ले जाऊँ ना तो आपको लग पता जाए कि डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान एक्चुअली बचा लिया गया उसको या हो गया है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट। इतनी हिम्मत थी बस आज का प्रोग्राम दिखाने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ जिस तरीके से एक रैंडमली एक रिक्शे वाले बुजुर्ग जो हमारे पास आके रुके और जिस तरीके से वो ज़ारों कतार रोए हैं, उसके बाद वैसे भी प्रोग्राम करने का जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम किया वो मुझे ही पता है। किसी और पे असर हो या ना हो, हम पे तो हो जाता है आंसुओं का असर। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।